Hello students, today we will start class 12th biology chapter 3rd human reproduction. Human reproduction में अपना मेल रिप्रोडक्शन चल रहा है. इसमें अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, एसेसरी डक्ट हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और टेस्टिस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इन सब को बहुत अच्छे से मैंने अपन सब स्टडी कर चुके हैं लास्ट पार्ट तक. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट. वैसे तो मुझे लेना चाहिए था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट अपन यहाँ पर पहले गैमेटोजेनेसिस देखेंगे और गैमेटोजेनेसिस में भी वेरी फर्स्ट अपन लेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. बिकॉज इसका रीज़न है क्योंकि अपन अभी ये सब जो बर्ड्स है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो पूरे अभी मतलब करंट में ही अपन ने इन सब बर्ड्स को यहाँ पर बार बार बोला है, रिपीट किया है, और रिपीट किया है तो अपन सब इनके टच में आ गए और अपने माइंड में भी हैं ये सब चीज़ें. ठीक है ना. और यदि अपने माइंड में ये चीज़ें हैं तो अपन डायरेक्टली उसी प्रोसेस में आगे कंटिन्यू कर दें कि भाई अपन ने टेस्टिस तक देख लिया कि टेस्टिस में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है. ठीक है ना. अब ये तो अपन ने यहाँ तक स्टडी कर लिया था, बट होती कैसे है वो प्रोसेस भी यदि अपन इसी के साथ कंटिन्यू कर लेंगे तो अपने लिए इजी हो जाएगा. देन आफ्टर दैट इसके अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेंगे और उसमें ही फिर अपन oogenesis भी लेंगे. तो ऐसे गैमेटोजेनेसिस अपना कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो ये प्रोसेस है ना ये बहुत कंफ्यूजिंग प्रोसेस है. गैमेटोजेनेसिस वगैरह बार बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़े से स्टेजेस में चेंजेस आते हैं तो ये अपना मिक्स हो जाता है फिर. और यदि अपन मेल और फीमेल के रिस्पेक्ट में सेपरेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ही ले लेंगे तो अपने को वो चीज़ें उसी सीक्वेंस में लर्न रह जाती हैं फिर. ठीक है ना. सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट गैमेटोजेनेसिस. तो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवा है ना आर फॉर्म्ड इन द मेल एंड फीमेल गोनाड्स. कई बार अपन ये चीज़ें डेफिनेशन देख चुके हैं. गोनाड्स में किसको लिया अपन ने? मेल्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जो टेस्टिस एंड ओवरीज. इट मीन्स जो गैमेटोजेनेसिस है किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन कॉमन अभी. तो कैसा प्रोसेस है ये? जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसको अपन बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. नाउ अपन यहाँ पर स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस की. तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए अपन स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन, oogenesis मीन्स ओवम का फॉर्मेशन. तो ये सब जो नेम है पर्टिकुलर वो अपने को वैसे के वैसे रिमेंबर रखना कंपलसरी है. ठीक है ना. तो द सेल्स प्रोड्यूसिंग गैमेट्स आर कॉल्ड जर्म और जर्मिनल सेल्स. अपन पढ़कर आए हैं कि जो सेमाइनल ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इसके अंदर टू टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं. कौन कौन सी? सर्टोली सेल्स एंड जर्म सेल्स. तो जर्म सेल्स या जर्मिनल सेल्स भी अपन जिसको बोलते हैं दे आर जनरली डिप्लॉयड. ये डिप्लॉयड सेल्स होती हैं और डिप्लॉयड सेल्स होने के साथ साथ ये क्या करती हैं? गैमेट के फॉर्मेशन में या स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं या जर्म सेल से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. मैंने शायद आपको लास्ट पार्ट में भी ये वाला आपने देखा होगा पूरा फ्लो चार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ना. इसको ही अपन एक बार और रिपीट कर लेते हैं जिससे अपने को वो चीज़ें वापस से रिवाइज भी हो जाएंगी और रिमेंबर भी रहेंगी. जैसे मेल जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनिया. तो स्पर्मेटोगोनिया ये कैसी सेल्स होती है? मैंने बताया था आपको उस टाइम पर ये ऑलवेज डिप्लॉयड होती हैं, बट इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो भी 46 होता है. अब इनमें माइटोसिस डिवीज़न करती हैं. ये जब ये मैच्योर होने लगती हैं, जब इमेच्योर होती हैं तब ये डिप्लॉयड नहीं होती. जब ये मैच्योर होने लगती हैं जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, जब अपन जिस स्टेज पर आकर इनको बोलते हैं तब ये डिप्लॉयड फॉर्म में आती हैं. तब इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 46 हो जाता है. ठीक है ना. अब माइटोसिस डिवीज़न करती हैं. ये माइटोसिस मीन्स इक्वेशनल डिवीज़न होता है. तो ये माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन कर देती हैं और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी ऑलवेज डिप्लॉयड होते हैं. ठीक है ना. अब आता है अपना यहाँ पर
जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये मियोसिस फर्स्ट करते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट स्टेज है ना स्पर्म की, ये कैसे होते हैं? स्पर्म गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, अपने को मालूम है ये चीज़। तो अब इनको हैप्लॉइड स्टेज में लाने के लिए इन स्पर्मेटोसाइट्स को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये मियोसिस फर्स्ट करेंगे, और मियोसिस फर्स्ट करके ये क्या करती हैं? फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन कर देती हैं, जो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। और जो क्रोमोसोम का नंबर है इसमें वो 23 होता है। अब मियोसिस सेकंड करेगा ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इन सब का डिटेल जो बीच में आ रहा है ना, ये अभी अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, है ना। तो मियोसिस सेकंड करेंगे ये, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्मेटिड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और स्पर्मेटिड जो है कन्वर्ट होकर जो है कहाँ पहुँच जाते हैं? फॉर्मेशन किसका कर देते हैं? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मीन्स कि स्पर्म की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, जो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट मैंने इसलिए रिवाइज कर दिया कि अपने को ये स्टेप्स ध्यान में रहना चाहिए कि किसके बाद किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी और किस डिवीज़न के थ्रू होगी। गैमेटोजेनेसिस इज द कहना चाहिए इसके लिए 3 फेजेस की नीड होती है। कौन कौन सी 3 फेजेस होती हैं इसमें? मल्टीप्लिकेशन फेज, जो कि कहना चाहिए हियर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जर्म सेल्स अकर्स थ्रू माइटोसिस, है ना। ये माइटोसिस करती हैं, और क्या करती हैं? माइटोसिस करके इंक्रीज करती हैं नंबर ऑफ सेल्स में, है ना। देयर नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज कर जाती हैं। यहाँ पर एक बार और रिपीट करती हूँ मैं। मल्टीप्लिकेशन मीन्स जो हियर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जर्म सेल्स अकर्स थ्रू माइटोसिस सो एज टू इंक्रीज देयर नंबर। मतलब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो जर्म सेल्स हैं वो अपने नंबर को इंक्रीज करती हैं। नेक्स्ट फेज आती है इसमें ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में क्या होता है? ग्रोथ फेज में जो कहना चाहिए अपने को ये मतलब अपनी साइज को बढ़ाती हैं, ठीक है, मतलब ग्रोथ करती हैं। और ग्रोथ करती हैं मीन्स ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को यहाँ पर प्रोड्यूस कर देती हैं। मैच्यूरेशन फेज आता है इसके बाद। मैच्यूरेशन फेज में अपन देखें तो फेज ऑफ मैच्यूरेशन जो होती है जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्मेटिड बनने तक का जो प्रोसेस है, इतना जो प्रोसेस अपने को यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, ये प्रोसेस पूरा किस में आता है? मैच्यूरेशन फेज में आता है। इट मीन्स जर्म सेल्स अंडरगो मियोसिस। यहाँ पर मियोसिस हो रहा है ना, अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट। हैप्लॉइड गैमेट को प्रोड्यूस कर रही हैं, है ना। इसीलिए इस फेज को अपन बोलते हैं मैच्यूरेशन फेज। नाउ अब स्पर्मेटोजेनेसिस की पर्टिकुलर बात करते हैं अपन, है ना। तो अपने को मालूम है कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ हैप्लॉइड कहना चाहिए स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म भी अपन जिसको कह सकते हैं, फ्रॉम डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया इनसाइड द टेस्टिस ऑफ द मेल। ठीक है, इट अकर्स इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। अपने को ऑलरेडी मालूम है, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब अपन ने डिस्कस किया था, ये डायग्राम मैंने इसलिए हटाए नहीं है अभी यहाँ से कि अपन इनको भी साथ में लेकर डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ें, पुरानी चीज़ें अपने को रिमेंबर होती जाएंगी। ठीक है ना। इट अकर्स इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस है इंक्लूडेड, ऐसा कह सकते हैं अपन, इंक्लूड्स 2 स्टेजेस। कौन सी स्टेजेस हैं इसमें? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, इसमें आ जाता है अपना प्रोगैमेट्स, और मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। तो प्रोगैमेट्स मीन्स प्रोगैमेट्स की स्टेज में क्या करता है यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस में, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्मेटिड का। किससे? जर्म सेल से। और दूसरा स्टेज मैंने क्या बोला? मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। मतलब यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस करके ये मैच्योर होकर किसका फॉर्मेशन करता है? स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है। इसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इंक्लूड 3 फेजेस। जो फॉर्मेशन ऑफ कहना चाहिए अपने को क्या है यहाँ पर? स्पर्मेटिड, इसमें भी 3 पेजेज इंक्लूडेड होती हैं। कौन कौन सी? फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ मैच्यूरेशन।
क्योंकि स्पर्मेटिड में भी वही प्रोसेस होगा। मल्टीप्लिकेशन मीन्स जो इमैच्योर जर्म सेल्स होती हैं ये डिवाइड करती हैं रैपिडली, ठीक है ना, बाय माइटोसिस, और ये किसको फॉर्म करती हैं, फॉर्म डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया को फॉर्म कर देती हैं यहाँ पर। अब अपन ने ये देखा यहाँ पर तो फेज ऑफ ग्रोथ आ जाती है। अब स्पर्मेटोगोनिया तो बना दिया इन्होंने, मतलब ये डिप्लॉयड बना लिया अपनी सेल को माइटोसिस करके, माइटोसिस से पहले ही, ठीक है। अब आता है इसमें दूसरी चीज़ कि माइटोसिस करके इन्होंने डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया बना दिया। सेकंड थिंग इज़ कि फेज ऑफ ग्रोथ, अब इसमें क्या करेंगे, ये स्पर्मेटोगोनिया हैं ये अपनी साइज को ग्रो करते हैं, मतलब ग्रोथ करते हैं यहाँ पर, एंड बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ओके, नाउ थर्ड फेज अपन ने यहाँ पर देखी, फेज ऑफ मैच्यूरेशन। फेज ऑफ मैच्यूरेशन क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज मियोसिस डिवीजन, या ऐसे भी कह सकते हैं अपन अंडरगोज 2 सक्सीसिव डिवीजन, मतलब 2 डिवीजन्स के थ्रू ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कर देते हैं। या स्पर्मेटिड अपन बात कर रहे हैं अकेली अभी, तो स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड हुआ है ना, इसीलिए अपन ने 2 डिवीजन्स की बात की है। ये स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कर देते हैं, और हियर ये स्पर्मेटिड कैसे होते हैं, ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना। अब स्पर्मेटिड्स में अपन ने देखा, यहीं तक का प्रोसेस अपन को यहाँ पर पढ़ना है, किसमें, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स में, ठीक है। ये हो गया अपना। अब अपन देखते हैं इसमें कि अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने कहा कि यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो मियोसिस फर्स्ट में ही यहाँ जो हाफ हो जाएगा वो तो सेकंड मियोसिस करने की कहाँ ज़रूरत थी, यहीं ये हैप्लॉइड हो गया ना, सेकंड स्पर्मेटोसाइट्स। बट जब क्यों करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर आकर जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ मियोसिस फर्स्ट के थ्रू, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने में ये 2n से n तो हो गया, बट जो क्रोमोसोम का नंबर भी हाफ हो गया, 23 हो गया, बट जो इसमें क्रोमेटिड्स प्रेजेंट थे वो उनका नंबर वैसे का वैसा रहा, क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, है ना। अब इस नंबर को हाफ करने के लिए, नंबर तो डबल ही है ना, इसलिए इस नंबर को हाफ करने के लिए, इसमें इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमने यहाँ पर इसको मियोसिस सेकंड कराया, एंड मियोसिस सेकंड कराया तो क्या हो गया, स्पर्मेटिड फॉर्म हो गया, जो कि कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है ना। अब अपन ने यहाँ पर 2-3 चीज़ें बात कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपना, इसमें देखते हैं अपन अब स्पर्मियोजेनेसिस। अब 2-3 चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर आपको कि उनके नेम आपको आना चाहिए, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ये आपकी एनसीईआरटी में भी ये वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इनको भी अपने को बिल्कुल जैसा प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, वैसे ही कंटिन्यू करना कंपलसरी है। और इन प्रोसेस जो अपन नेम ले रहे हैं, स्पर्मिएशन, बार बार स्पर्मियोजेनेसिस, इनके नेम भी अपने को लर्न होने ही चाहिए। स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, किसके थ्रू, स्पर्मेटोजोआ के, स्पर्मेटोगोनिया के थ्रू, ठीक है। अब अपना आता है यहाँ पर कि जो स्पर्मेटिड है ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसमें, और स्पर्मेटोजोआ में, मीन स्पर्म में, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ कि जो स्पर्मेटिड है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। नाउ अब मेल जर्म सेल से स्पर्म बनने वाला प्रोसेस अपन ने क्या बोला था, पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस। बट स्पर्मेटिड से स्पर्म में कन्वर्ट होना, विच प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब स्पर्मियोजेनेसिस तो हो गया, नाउ स्पर्म बन गया, अब ये मूव करेगा तो इसके पास साइटोप्लाज्म जो है नेग्लिजिबल होता है। अभी मैं आपको स्पर्म का यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी, और पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर भी आज ही डिस्कस करेंगे अपन। तो ये क्या करेगा, ये जो अब इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी,
मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए, तो वो एनर्जी ये कहाँ से गेन करेगा। तो अपने को मालूम है इस टाइम पर जब अपन ने ग्लैंड्स को पढ़ा था, सेमाइनल वेसिकल है, बल्बो यूरेथ्रल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इन तीनों का जो सिक्रीशन होता है कंबाइंडली, इसको अपन सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। और इस सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, जिससे इसको फूड मिल जाएगा। इससे पहले ये क्या करता है कि थोड़ा सा तो मूव करना पड़ेगा ना, इसको अपने आप को उस पोजीशन में लाना पड़ेगा। तो आपने एक डायग्राम देखा होगा जो अपन ने उसमें देखा था कि इस तरह से जो स्पर्म बन रहे थे ना, आपने देखा हो, तो यहाँ पर नीचे सर्टोली सेल्स प्रेजेंट थी इस तरह से, है ना, और ये स्पर्म थे। तो ये स्पर्म क्या करता है, सर्टोली सेल्स में क्या करता है, अपने हेड को डिप कर देता है। मतलब वैसे तो एम्बेडेड वर्ड दिया है आपके एनसीईआरटी में, या इंसर्ट कर देता है। डिप करना मैंने इसलिए बोला कि आपको इजीली ये चीज़ याद रह जाएगी कि हाँ, मैम ने कहा था कि सर्टोली सेल में ये अपना जो है हेड को डिप कर देता है। तो आप डायग्राम बनाएंगे तब आपको ऑलवेज याद रहेगा कि अपने को सर्टोली सेल्स के पास इसका हेड लाना है स्पर्म का, और इसको इससे इंसर्ट कर देना है इसमें, ठीक है ना। और डिप करके ये यहाँ पर एनर्जी को गेन कर लेता है, ठीक है। अब अपने क्यों, सर्टोली सेल का फंक्शन ही है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। अब ये स्पर्मिएशन, मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक तरह से स्पर्मिएशन कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये सेमाइनल प्लाज्मा से स्पर्मिएशन का प्रोसेस हो जाता है। अब अपन ने यहाँ लिया कि ठीक है, इसने एनर्जी को स्टोर कर लिया। अब फाइनली ये रिलीज़ हो जाता है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ होने के इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। ये तो अपन ने स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ा। स्पर्मियोजेनेसिस को भी एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। द डिफरेंट चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। अब जो स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, उसमें कुछ चेंजेस भी आएंगे। तो कौन कौन से चेंजेस आएंगे इसमें, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, मतलब कि थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर ही देती हूँ। जैसे ये स्पर्म का डायग्राम है, तो समझ लीजिए इस स्पर्म के डायग्राम के इधर से यहाँ पर मैंने स्पर्म बनाया, ये स्पर्म का डायग्राम है। इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर में जो है इसको बोलते हैं अपन एक्रोसोम, है ना। और ये एक्रोसोम क्या करता है कि ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक्रोसोम जब स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एंटर करता है और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, ये सब चीज़ें अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ेंगे। जब ये फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, तो जैसे ही एग के कांटेक्ट में आता है, तो इस एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फीमेल का एग है या ओवा अपन जिसको बोलते हैं, उसको ये क्या कर देता है, उसकी टफ होती है आउटर लेयर बहुत ज़्यादा, और उस टफ लेयर को ये डिजनरेट कर देता है, जिससे कि वो उसके अंदर एंटर हो सके। तभी तो दोनों गैमेट का फ्यूजन होगा ना। ये इसका फंक्शन होता है किसका, एक्रोसोम का, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने इसकी बात की। नेक्स्ट, एलोंगेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये इसमें एलोंगेशन होने लगता है। सेपरेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, इसमें 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने सेपरेट होने लगते हैं, ठीक है ना। तो स्पर्मेटिड कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, बिकॉज इसकी बॉडी इस टाइम पर हैवी होती है। और जब इसमें स्पर्मियोजेनेसिस स्टार्ट होता है ना, जैसे ही, तो ये ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ये अपना वेट लूज़ करने लगता है। क्यों, क्योंकि इसको स्पर्म को मूव करवाना है। जब स्पर्म में कन्वर्ट होगा तो वो तो थोड़ा सा लाइट हो गई ना। और अपने को एक चीज़ मालूम है कि ये सेल है, इसके अंदर जो गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, जो मैंने स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बताया, ठीक है ना। अब आता है अपना, मैंने कहा था अभी कि 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो सेपरेट होने लगते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड में जो 2 सेंट्रियोल्स हैं ये अरेंज होने लगते हैं स्पर्म में एज ए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो कि नेक वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, और दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो बेसल बॉडी है, इस बेसल बॉडी को बना लेता है, ठीक है ना। और राइज टू एक्साइल फिलामेंट ऑफ स्पर्म, और स्पर्म की जो फिलामेंट है
है, इसमें टेल लाइक स्ट्रक्चर है, टेल ही है, मतलब वो उसको क्या कर देता है, फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। अब डेवलपमेंट, अब तीसरी चीज़ यहाँ पर एक और आती है कि जो इसके अंदर स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, इसको सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल अराउंड अपर पार्ट्स ऑफ द एक्सियल फिलामेंट, मतलब जो अपर पार्ट ऑफ द एक्सियल फिलामेंट बनाते हैं यहाँ पर जो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। डिफ्रेंशिएट ऑफ लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिलम, फ्लैजिला का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो अपन ने यहाँ तक देख ली। अब स्पर्मिएशन एक वर्ड और आपके एनसीईआरटी में आएगा। तो स्पर्मिएशन क्या होता है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना, मैंने यहाँ लिख रखे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस को पढ़ा है अभी अपन ने, अब पढ़ेंगे अपन स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है, थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने अभी बताई भी थी कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि फाइनली क्या होता है, जो स्पर्म का हेड होता है वो सर्टोली सेल में डिप हो जाता है और डिप होते ही ये एनर्जी गेन कर लेता है और एनर्जी गेन करके ये रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ कहाँ से होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ भी बताई थी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ होकर रेटेटेस्टिस में चला जाता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। नाउ अब ये हो गई अपनी स्पर्मिएशन। अब एक पैराग्राफ और आपके एनसीईआरटी में नीचे थोड़ा सा दे रखा है कि अब ये सब तो हो गया इसमें, लेकिन यहाँ तो कहीं हार्मोन्स की अपन ने बात ही नहीं की, जबकि अपने को मालूम है कि सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो इस स्पर्म के बनने में, इसके रिलीज़ होने में, इसके फ्यूज़ होने में बहुत सारी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, एक तो पुबर्टी के टाइम पर होता है। और क्यों होता है पुबर्टी के टाइम पर, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। दैट टाइम इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, मतलब इसको शॉर्ट में कई जगह आपको GnRH लिखा मिल जाएगा, GnRH गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ये क्या करते हैं, ये जो आपने शायद 11th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में भी आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ा हुआ है ना, कि जो पिट्यूटरी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट होता है उसको ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है उसको स्टिमुलेट करता है, किस चीज़ के लिए, कि वो उसके पास जो कौन से हार्मोन है FSH और LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रेजेंट हैं, इनको वो क्या करे, रिलीज़ करे। रिलीज़ करने के लिए ये उनको स्टिमुलेट करता है। अब ये दोनों हार्मोन के फंक्शन भी अलग हैं यहाँ पर। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये लेडिक सेल, मतलब जो इंटरस्टिशियल सेल्स अपन ने पढ़ी थी, इन लेडिक सेल्स को पर काम करता है एंड्रोजन के बनने में और उनके सिक्रीशन में भी ये हेल्प करता है। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को ये रेगुलेट करता है। रेगुलेट करना मीन्स जैसे अपना स्कूल ही है, उसमें कोऑर्डिनेटर भी हैं, प्रिंसिपल भी है, टीचर ही, तो ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं, उस काम को करने में एक सीक्वेंस बनता है। कोई भी काम अपने यहाँ हो रहा है स्कूल में, टीचिंग का, टीचिंग से रिलेटेड अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, तो वो सब एक कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट करता है उसको। वैसे ही ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट या रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के। ओके, FSH ये सर्टोली सेल पर काम करता है, दोनों सेल अलग अलग हो गई दोनों हार्मोन की। LH करता है लेडिक सेल पर और FSH करता है सर्टोली सेल्स पर एंड रिलीज सम फैक्टर्स जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि LH तो किसके पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, बट जो FSH है वो सिर्फ स्पर्मियोजेनेसिस के जो प्रोसेस हो रहा है उसमें हेल्प करता है।
तो स्टूडेंट्स अपना आज यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आई थिंक कंप्लीट हो गया है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसी में अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस भी इसलिए ले लिया है कि आपके लिए इजी हो जाए। अब थोड़ा सा अपन स्पर्म का स्ट्रक्चर और यहाँ पर देख लेते हैं। स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या दे रखा है कि स्पर्म का स्ट्रक्चर, वैसे आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर, मैं बहुत अच्छा तो नहीं बना रही हूँ यहाँ पर, लेकिन इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। ये उसका एक्रोसोम होता है और एक्रोसोम का फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि एग की टफ लेयर को डिजनरेट कर देते हैं। एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि हेड को फॉर्म करने में हेल्प करता है। और इसके नेक वाले पार्ट में, ये नेक होता है ना, इसका नेक वाले पार्ट में जो है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का सोर्स होते हैं। मिडिल पीस होता है ना, क्योंकि ये इनका, और मिडिल पीस में स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और ये एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, किसको प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, टेल को, जिससे कि स्पर्म को मतलब मूवमेंट में हेल्प मिल सके या स्पर्म मोटाइल हो सके या स्विम कर सके। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि एक बार में सीमन बाहर आता है, जब एक बार वन टाइम एजैकुलेशन करने में जो सीमन बाहर आता है उसमें 300 या 200 to 300 मिलियन जो है स्पर्म रिलीज होते हैं। ठीक है ना, वन टाइम कोइटस करने पर। ठीक है, तो इफ़ नॉर्मली यदि अपन फर्टिलिटी कराते हैं, ये चीज़ें क्वेश्चन में ध्यान रखना आप, यदि नॉर्मल फर्टिलिटी बढ़ आता है आपको कि नॉर्मल फर्टिलिटी करवाना है तो कहना चाहिए अप्रॉक्स 60% स्पर्म का शेप और साइज़ नॉर्मल होना कंपलसरी है जो उनका होता है। उसमें से भी 40% स्पर्म का एक्टिव होना कंपलसरी होता है, तभी हम वहाँ पर नॉर्मल फर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये अपना आज पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई थिंक इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ लीव अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।